बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैब 13 थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर फीचर्स मेजरमेंट। इस लैब में हम सिंक्रोनस मोटर यूज़ करेंगे और उसके जो फीचर्स है उसको हम मायर करेंगे। बेसिकली ये लैब हम वी क्रॉस के लिए करते हैं। वी क्रॉस का मतलब ये है कि जब हम फील्ड करंट को चेंज करते हैं तो उसी हिसाब से आर्मेचर करंट कम होता है, ज़्यादा होता है, उस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। और उसी हिसाब से जो मोटर का पावर फैक्टर है, जिस लाइन से इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो उसका पावर फैक्टर चेंज होता है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर को हम सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं। अगर इसको हम नो लोड पर चलाएंगे तो ये या कम लोड पर चलाएंगे तो इसको हम एज अ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये है इसका सर्किट डायग्राम। जिस तरह हमने पिछला वो लैब किया था उसमें 2 वाट मीटर थे, पावर फैक्टर मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ये वगैरह सब लगे हुए थे। वोल्ट मीटर तो जो सप्लाई है उसमें लगे होते हैं। एम्पियर मीटर हम कनेक्ट करेंगे और 2 वाट मीटर लगाएंगे। 1 वाट मीटर से पावर मेजर करेंगे और दूसरे से पावर फैक्टर मेजर करेंगे। हमारे जो वाट मीटर है उसमें पावर फैक्टर मेजर करने का ऑप्शन मौजूद है। फिर इसके साथ हम पावर गेज लगाएंगे, पावर गेज आरपीएम मेजर करने के लिए कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। सिंक्रोनस मोटर इसलिए कहते हैं कि ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है। इसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है और इसका स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पावर गेज का जो कनेक्शन है वो भी हम कर चुके हैं पहले लैब्स में, और इससे जो प्रीवियस लैब था उसमें हमने इसका कनेक्शन किया हुआ है, तो ये भी ईजी है, इसमें मसला नहीं है। ये जो एक्साइटेड वाइंडिंग है या रूटर वाइंडिंग, रूटर पर हम एडजस्टेबल डीसी पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई फिर इसका जो करंट है यहाँ पर हम वेरिएबल रजिस्टर या जो सप्लाई में हमारा नॉब है, पोटेंशियोमीटर है, उसको हम चेंज करते हैं। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट जो है वो चेंज होता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर आर्मेचर करंट को मायर करते हैं कि आर्मेचर करंट चेंज होता है या नहीं, ठीक है। और उस हिसाब से जो पावर फैक्टर है और पावर है जो लोड ले रहा है मोटर, उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने जो कनेक्शंस किए हैं, तो यहाँ पर अब टार्क वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ये जो पावर गेज का वो कनेक्शन था वो मैंने निकाल लिया है। सिर्फ यहाँ आरपीएम फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने टेकोमीटर डायरेक्टली यहाँ इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जो इसके आर्मेचर का कनेक्शन है, ठीक है, वो सिंपल वही जो मैंने प्रीवियस लैब में किया था, सेम वही है, ठीक है। एक पेज को हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ। ये जो रेड वायर है ये इसको मैंने यहाँ डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जो दूसरा ये ब्लू वाला वायर है यहाँ पर सप्लाई साइड से आते हैं, तो ये ब्लू वायर जो है यहाँ पर मैंने वाट मीटर को दिया हुआ है, ऊपर वाले वाट मीटर को, और इसके सीटी को भी दिया हुआ है, और यहाँ इसके पीटी को भी दिया हुआ है। इसके पीटी को यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ये जो ब्लैक वायर है इसके साथ ये इसका पीटी है, ठीक है, नीचे वाले का, ऊपर वाले और नीचे दोनों का पीटी यहाँ पर मैंने इसको यहाँ न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये ब्लैक वायर है, नीचे एन जो लिखा हुआ है न्यूट्रल, उसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसका यहाँ तो मैंने पेज दिया हुआ है, और इसका जो आउटपुट है सीटी का यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ब्लू वायर। और फिर उसके बाद है ये नीचे वाला, तो नीचे वाले को यहाँ पर मैंने येलो वायर से कनेक्ट किया हुआ है। ये 3rd नंबर फेज़ है, तो ये यहाँ पर पीटी को भी दिया हुआ है और सीटी को भी दिया हुआ है। अब पीटी का जो ये न्यूट्रल है, ये तो मैंने यहाँ न्यूट्रल नीचे लगाया हुआ है ब्लैक वायर, और ये जो येलो वायर है सीटी का यहाँ पर मैंने एम्पियर मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये आर्मेचर करंट है, और यहाँ पर इसका दूसरा साइड मैंने मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये तीनों पेज मोटर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इसका सर्किट डायग्राम प्रीवियस जो लैब था उसकी तरह ही है। इससे हम नीचे वाले से पावर मेजर करेंगे और ऊपर वाले से हम पावर फैक्टर चेक करेंगे, ठीक है। और ये जो एम्पियर मीटर लगा हुआ है ये आर्मेचर करंट को मेजर करेगा। अब यहाँ पर जो डीसी सप्लाई है, तो ये वेरिएबल डीसी सप्लाई है। अब ये मोटर जो है इसके नेम प्लेट रेटिंग ज़रा आप चेक करें तो ये 90 वाट का है, और इनपुट पर हम 220 वोल्ट देंगे। मैक्सिमम आरपीएम इसकी 1500 है, और जो करंट है वो है 0.35 एम्पियर्स। अब डीसी फील्ड जो है यहाँ पर रूटर साइड पर, उसको हम 10 वोल्ट दे सकते हैं, और 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देंगे, और उसका मैक्सिमम करंट है 0.8 एम्पियर्स।
अब ये इसका रूटर वाला साइड है, तो रूटर वाले साइड को यहाँ पर मैंने न्यूट्रल को तो डायरेक्ट सप्लाई दी है न्यूट्रल से। ये ब्लैक वायर यहाँ से आके ये यहाँ मैंने न्यूट्रल को दिया हुआ है, ठीक है। और सप्लाई का जो पेज है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर एक वायर वोल्ट मीटर को दिया हुआ है, ये वोल्ट मीटर है मेरा, ठीक है। ये येलो वायर जो है, और इस रूटर के साथ मैं सीरीज़ में एम्पियर मीटर लगाऊंगा ताकि मुझे फील्ड करंट का पता चले, फील्ड करंट उससे हम मेजर करते, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से मैंने एक वायर उठाया हुआ है, और ये आप एम्पियर देख रहे हैं, एम्पियर, और ये जो नाब है ये एम्पियर पर होना चाहिए। फिर उससे वायर वापस आके यहाँ मैंने स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और इस स्विच से नीचे ये जो है इसका वायर यहाँ पर रूटर के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सप्लाई, एम्पियर मीटर और स्विच, और उसके बाद रूटर, ये सारे सर्किट जो है ये सीरीज़ में कनेक्ट हो चुके हैं। और जो वोल्ट मीटर मैंने लगाया है, तो वोल्ट मीटर के लिए यहाँ से येलो वायर और ये वाला ब्लैक वायर, ये दोनों मैंने यहाँ से डायरेक्ट वोल्ट मीटर को दिए हुए, ठीक है, ताकि ये वोल्टेज मैं 10 या 11-12 वोल्ट से ज़्यादा ना करूँ। अच्छा, अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं, मोटर को रन करते हैं। मोटर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज है 3 फेज वोल्टेज, इसको मैं 0 पे लेके आता हूँ, मैंने मैक्सिमम पे किए। और ये जो डीसी वोल्टेज है ये भी 0 पे होना चाहिए। और जो स्विच है इसका अब ये क्लोज है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ब्रेकर को जब मैं नीचे करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है, ये पहले ओपन होना चाहिए, ठीक है। अब सिंक्रोनस मोटर को हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो ये मोटर सेल्फ स्टार्ट है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, लेकिन इस पर डैम्पर वाइंडिंग की गई है। डैम्पर वाइंडिंग इसलिए करते हैं कि ये इसमें इंडक्शन मोटर की तरह ये सेल्फ स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फिर जब ये अपनी मैक्सिमम आरपीएम पर पहुंचेगा, रेटेड आरपीएम जो इसकी है ये 1500 के करीब कुछ, तो उस स्पीड पर ये पहुंचने के बाद हम यहाँ स्विच क्लोज करते हैं, और ये जो डीसी सप्लाई है इस वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये जो रूटर है और ये स्टेटर, जिसका मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। तो ये मोटर एक कांस्टेंट, जब हम सप्लाई ऑन करेंगे डीसी सप्लाई, तो ये फील्ड और जो फील्ड मतलब रूटर और ये स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के साथ लॉक हो जाएंगे, और ये यहाँ से हम चेक करेंगे कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करेगा। फिर उसके बाद हम फील्ड वोल्टेज को चेंज करेंगे, उस हिसाब से फील्ड करंट चेंज होगा, और फील्ड करंट की वजह से जो आर्मेचर करंट है वो भी कम या ज़्यादा होगा, और जो पावर फैक्टर है वो भी चेंज होगा, ठीक है। सप्लाई में ऑन कर चुका हूँ, अब इसको वोल्टेज को मैं ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ। मोटर रोटेशन स्टार्ट करेगा, इसके साथ कोई भी वायर टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये स्टार्टिंग करंट है, जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट में करंट कम लेता है, फिर इसकी जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर आरपीएम भी इंक्रीज हो रहे हैं, मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ। वोल्टेज को यहाँ पर मैं 130, अब नॉब और रोटेट नहीं होता, यानी 140 वोल्ट तक मैं मैक्सिमम वोल्टेज इसको दे चुका हूँ, ठीक है। अब ये वाला स्विच क्लोज है, फिर मीटर भी आप हो चुका है, ये वाला स्विच क्लोज है, और जो मोटर है वो मैक्सिमम करंट लेता है 0.85 एम्पियर। जो आर्मेचर करंट है मतलब फील्ड करंट 0 है, तो आर्मेचर करंट कितना है 0.845, ठीक है। और पावर फैक्टर है 0.2 पावर फैक्टर बहुत कम है। अब हम फील्ड करंट को चेंज करेंगे तो उस हिसाब से पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। एक ख़ास पॉइंट पर पहुंचकर उसके बाद जब फील्ड करंट को हम और इंक्रीज़ करेंगे तो पावर फैक्टर दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पावर ले रहा है 27 वाट। अब मैं यहाँ से जो वोल्टेज है इसको वेरी करता हूँ। यहाँ पर आप फील्ड करंट के साथ साथ आर्मेचर करंट भी चेक करें। अब यहाँ मोटर
का जो रूटर वाला साइड है उसका जो स्विच है ये मैंने क्लोज नहीं किया हुआ है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो फील्ड करंट में भी थोड़ी करंट, फील्ड सर्किट में भी करंट फ्लो शुरू होना हो गई है और जो मोटर का करंट है वो भी कम हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पर पावर फैक्टर 0.25 था, वो भी सेम है। तो मैं फील्ड करंट को इंक्रीज़ करता हूँ, उसी हिसाब से आप आर्मेचर करंट भी साथ साथ चेक करें वो कम होता जा रहा है, क्योंकि पावर फैक्टर जो है वो भी यूनिटी की तरफ जाने वाले 2.7 तक आगे जा चुका है। तो इसको यहाँ पर मैं 0.35 जो फील्ड करंट है वो है 0.35, आर्मेचर करंट है 0.44, 0.84 से 0.444 आ गया है। ठीक है, अब पावर फैक्टर 0.25 से आगे चला गया 0.307 पर, पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया और जो पावर है वो है 14 वाट, तो पावर भी अब कम ले रहा है। ठीक है, अब इसको मैं और इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा, 0.7 पे चेक करते हैं। फील्ड करंट है 0.7, आर्मेचर करंट है 0.24 से 24 पर आ गया और पावर फैक्टर जो है वो 0.5 पर चले गए, 0.52 और पावर ले रहा है सॉरी 12.7, 14 से आ गया है 12.7 पर। ठीक है, पावर भी कम होना शुरू हो गया है। जितना ये करंट कम लेगा उतना उसका जो लोड है वो भी कम होता जाएगा और पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो रहा है। इस हिसाब से फील्ड करंट को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ इसको मैं और चेंज करता हूँ, ज़ीरो पॉइंट 9 पर करते हैं, 0.9 हो गया फील्ड करंट। आर्मेचर करंट 0.14 बहुत ही मिनिमम हो चुका है और पावर फैक्टर है 0.79 मतलब 0.8 और पावर है 12.6, 12.7 से 12.6 पे आ गया। अब पावर फैक्टर में फील्ड करंट चेंज करके पावर फैक्टर को और भी चेंज करता हूँ। पावर फैक्टर जा रहा है यूनिटी की तरफ, यहाँ पर पावर फैक्टर यूनिटी की तरफ आ गया है। यहाँ पर जो करंट है वो है 1.08, ये फील्ड करंट है और आर्मेचर करंट है 0.094, बहुत ही कम करंट है ये बस मिनिमम वैल्यू है करंट की। पावर फैक्टर है 0.99 तकरीबन यूनिटी है और पावर ले रहा है 12.7। ठीक है, अब अगर मैं फील्ड करंट को और इंक्रीज़ करूँगा तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज़ होगा और पावर फैक्टर भी यूनिटी से दोबारा नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अब लीडिंग पे जा रहा है, लैगिंग से लीडिंग पे जा रहा है। ठीक है, आर्मेचर करंट इंक्रीज़ हो रहा है, फील्ड करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, आर्मेचर करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है और उस हिसाब से पावर फैक्टर भी डिक्रीज़ हो गया। इसके लिए बस मैं एक दो वैल्यूज़ नोट करता हूँ, 1.3 फील्ड करंट और आर्मेचर है 0.124, पावर फैक्टर 0.7 और पावर है 13.4। करंट फील्ड करंट है 1.4, आर्मेचर 0.159 मतलब 1.16, तो 0.124 से चला गया 0.16, दोबारा इंक्रीज हो रहा है।
और पावर फैक्टर दोबारा डिक्रीज़ हो रहा है 0.6, पावर है 13.6। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि इससे हम वी करोज भी बना सकते हैं। वी करो आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, ये फील्ड करंट है और ये है आर्मेचर करंट। जब हम फील्ड करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो आर्मेचर करंट डिक्रीज़ होता है। ठीक है, एक पॉइंट आता है फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, तो इस पर पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप आर्मेचर करंट देखेंगे तो 0.09 बहुत ही कम है, तो अपनी मिनिमम पॉइंट पर पहुँच गया है। फिर जब हम फील्ड करंट को और भी इंक्रीज़ करते हैं तो फील्ड आर्मेचर करंट दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग की तरफ जाता है। ये लेगिंग है और ये क्या है, लीडिंग की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर पावर फैक्टर यूनिटी है। ठीक है, तो इसको हम एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस टाइम मोटर जो है ये नो लोड पर हो। ठीक है।